नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी में क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? सत्ता की चाबी हाथ में लिए आए सिंधिया समर्थक कांग्रेस के पूर्व विधायकों के लिए पार्टी ने बेशक दरवाजे खोले, लेकिन कैडर बेस पार्टी ने इन्हें दिल से अपनाया क्या? सत्ता का अवसर बनकर आए ये नए मेहमान क्या वाकई पार्टी के अपने हो पाए? सवाल कोलारस से उठा है और बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने ही उठाया है। भाजपा के हैं वो भी। निशाने पर है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। कोलारस मंडी की अव्यवस्थाओं और किसानों की परेशानी से नाराज विधायक रघुवंशी की नाराजगी देखिए कि उन्हें यहां तक कहना पड़ा कि सत्ता में होते हुए विपक्षी दल के विधायक की तरह लिखी हैं मंत्री को चिट्ठियां, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने तो उपार्जन का गेहूं आगर मालवा से लाकर मंदसौर की खुली जमीन पर रखने के मामले में अपनी ही सरकार को घेर लिया। अधिकारियों पर ट्रांसपोर्ट माफिया से सांठगांठ का आरोप लगा दिया है। 24 सीटों के चुनाव के मुहाने पर खड़ी बीजेपी रोज बैठकें कर रही है। लगातार समितियां जो है वो बनाई जा रही। कल शिवराज जी सड़क पर भी उतर गए। जन समर्थन संपर्क रैली जो उन्होंने वो शुरू कर दी सांची से। लेकिन अपनों के तर्कस से निकल रहे इन तीरों का असल निशाना कौन है और वजह क्या है इन तीरों की? सरकार आपके अपने इस कदर नाराज क्यों हैं? सवाल अब घर से उठ रहे हैं, जवाब तो हर हाल में देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मेहरबानी करके अपने विभाग को देखें, आपका उपचुनाव भी हो जाएगा और शिवराज जी के नाम से आप जीत भी जाओगे, मोदी जी के नाम से जीत भी जाओगे। लेकिन किसानों की दुर्दशा को भी देख लें। ये बात भी मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के इस बयान को आप किस तरह परखेंगे? क्या ये केवल किसानों के हक में उठती आवाज है? बीजेपी सदस्यता की पर्ची कटाते ही मंत्री पद पर आए नए मेहमान के खिलाफ गुस्सा है, ये नाराजगी है सीधे सरकार से। 3 दिन पहले मैंने पत्र जो लिखा है वो सत्ता के विधायक की भाषा नहीं है, मुझे विपक्ष की भाषा में पत्र लिखना पड़ा है। नाराज मंदसौर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी हैं और गुस्सा सीधे सरकार पर है। आरोप सरकार में बैठे अफसरों पर। सिसोदिया हैरत जता रहे हैं कि उपार्जन का 2000 टन गेहूं जो आगर मालवा से 200 किलोमीटर दूर मंदसौर पहुंचाया गया, उसे आगर मालवा में ही रखा जा सकता था। यशपाल ये कहने से भी नहीं चूकते कि इसके पीछे कहीं ट्रांसपोर्ट रैकेट तो काम नहीं कर रहा। जितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आएगा उतने में मात्र जो प्लेटफॉर्म 3 फीट के बनते हैं वहाँ भी बन सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा कि 200-300 किलोमीटर दूर से ला करके, और इस प्रकार से या तो ट्रांसपोर्टर वालों की और अधिकारियों की कोई बहुत बड़ी खेल है इसमें, बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं एक रैकेट चल रहा है। चुनाव के दौरान आई इस नाराजगी के फिर कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, जब भंडारण की व्यवस्था नहीं थी तो इतनी बड़ी मात्रा में जो है गेहूँ खरीदा किस लिए गया और इस गेहूं को सड़ाया क्यों जा रहा है, इसको भीगने क्यों दिया जा रहा है? ये जो उपार्जन में घोटाले हुए हैं, जो उपार्जन में गोलमाल हुआ है, ये उसको ढांकने और छुपाने का एक तरीका है। कमलनाथ जी ने गेहूं तुलाई के लिए कोई भी सोसाइटी को निर्देश नहीं दिए, बारदाने कहीं खरीदे नहीं गए थे, सोसाइटियों का काम डिसाइड नहीं हुआ था। कमलनाथ जी तो गेहूं तुलवाने ही नहीं चाहते थे। और उस आपाधापी में जैसे ही शिवराज सिंह जी की सरकार बनी तो शिवराज जी ने कोरोना से लड़ना शुरू किया। शिवराज जी ने गेहूं तुलाई की व्यवस्था की। क्या विधायकों के इन बयानों को ट्रेलर की तरह लिया जाए? क्या ये मौका देखकर सरकार पर दबाव बढ़ाने का दांव है? आखिर जब गैर अपने हुए हैं तब अपनों की ये नाराजगी क्यों? जवाब तो देना होगा। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं। मोहन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रवि सक्सेना, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी का बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान शायद जुड़ गए, शिवनाथ पटेरिया, या उनकी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही, वो हमारे साथ रहेंगे। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पटेरिया जी का भी स्वागत है। शुरुआत मोहन यादव जी से ही कर रहे थे। मोहन जी, अभी तक तो आप इस बात को लेके लगातार ये कहते रहे कि साहब विपक्ष का काम ही है, वो तो स्यापा कर रहा है, वो तो नाराज है, वो तो उससे पच नहीं रहा कि हमारी सरकार आ गई। ये दावा आपके अपनों को क्यों नहीं पच रहा है इस समय मोहन जी?
ये बहुत सामान्य प्रशासनिक बातों को इस प्रकार की बातों से जोड़ना बहुत मौजूद नहीं रहेगा, ये ठीक बात भी नहीं है। आप मान के चलिए भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जिसके पास कोई भाखड़ा नंगल जैसा बांध नहीं है, ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था थी जो 50-60 साल तक पंजाब हरियाणा में जिस प्रकार से केंद्र सरकार से लेकर सबने जो ध्यान देकर के अपनी गेहूं उत्पादन से लेकर सारी फसलों का जिस ढंग से उसको दर्जा देते थे, हमारे अपने यहाँ की 15 साल में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो तालाबों की रचना बनाई, अभी बाकी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की और दूसरी जिस प्रकार से बनना चाहिए उसमें तो गुंजाइश है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे जो गेहूं का उपार्जन किया गया और ऐसे कोरोना जैसे कष्ट काल में जब भारी दिक्कत इतना उपार्जन किया तो स्वाभाविक रूप से उनकी भंडारण की और जो बाकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभी हमको और आगे काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई विधायकों ने अपनी बात कही है तो उसको हर बात से राजी नाराजी सरकार के खिलाफ उसको बात का बतंगड़ बनाना, न तो यशपाल जी की बात है न रघुवंशी जी की बात है। हाँ, उनने ये अपने मन के उद्गार बात का बतंगड़ आगर में बना सकते थे। अब आगर में ये भी हो सकता है कि उपचुनाव है तो 2 महीने बाद वहां से उठाने में अरे साहब, बात का बतंगड़ हम क्या बनाएंगे मोहन जी? वो कह रहे हैं कि आप मोदी शिवराज के नाम पे जीत जाओगे, लेकिन मुंह कैसे दिखाओगे टाइप कुछ उनका एक शब्द है, मैं इसे उच्चारित नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप तो जीत जाओगे मोदी शिवराज के नाम पर। कट गया आपका बात करते करते प्रवीण जी, पूरी बात नहीं सुन पाया बाद वाली। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो बात का बतंगड़ हम नहीं बना रहे, वो खुद ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी शिवराज के नाम पर आप जीत जाओगे, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी थोड़ी कि आप नहीं चला पाओ। तो ये तो पार्टी फोरम में भी कह सकता था ना, अगर मान लो बाहर बोलेगा तो बात का बतंगड़ तो वो खुद ही बना रहे। नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से कोई बात की है उसको राजी नाराजी से जोड़ना मुझे लगता है थोड़ा जाती हो जाएगी। अब बड़ा अगर यशपाल से पूछोगे कि आपकी कोई सरकार से राजी है, वो एक मिनट बोल देंगे मेरी ऐसी कोई बात। अच्छा ठीक है, कुछ सारी दिक्कत है। रवि सक्सेना जी की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखेंगे मोहन जी की अगर ठीक से आवाज आती रही तो फिर उनके पास चलेंगे। रवि सक्सेना जी, पहली टिप्पणी आपकी है, जो 2 विधायकों का जो गुस्सा, जो नाराजगी जो सामने आई है, और फिर इसके डिटेल में भी जाऊंगा अगले सवाल में मैं मोहन जी के पास। अभी तो आपकी पहली टिप्पणी। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि उन तक आवाज जा नहीं रही है। एक बार फिर से मोहन जी का ही रुख कर लेते हैं। मोहन जी, जो बात है मंदसौर की अगर हम बात करें, वो बड़ी वाजिब बात लग रही है, और मैं आपको 4 उदाहरण और दूंगा, सिवनी का भी दूंगा मैं इसी तरह से, जहां गेहूं भीग रहा है सड़क में। मैं कह रहा हूं उस जिले में जितना आपने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया अगर मालवा से मंदसौर ले जाने में, और जमीन में ही रखना था तो आगर मालवा में रख देते। वहां जमीनों की तंगी है क्या? मतलब वो कलेक्टर चाहते तो वहीं रख लेते। वो वाजिब बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया से कोई मिली भगत है आप सरकार की या उन अधिकारियों की। मोहन जी, प्रवीण जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदसौर और आगर में यह मूल अंतर है कि मंदसौर में ट्रेन है जहां से रेक रवाना किए जा सकते हैं, ट्रेन आगर में नहीं है। ऐसे में अगर गेहूं हमको कहीं आगे बढ़ाना है तो स्वाभाविक रूप से हमको रेल ट्रैक के पास जाना पड़ेगा, रेल ट्रैक के पास जाना पड़ेगा। अब जहां रेक लग सकती वहीं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये बात आई कि 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले, आप उसको चुनाव से जोड़ के दिखा देंगे, पता नहीं कितना प्रकार की बात हो जाएगी। प्रशासन की मुसीबत ये कि गेहूं में एक उपार्जन के लिए टारगेट लेकर के किसानों की मदद करना सरकार चाहती है, इस आधार पर किया भी है। अब उपार्जन को लेकर के बाद में जो थोड़ी कठिनाई आना है, जो स्वाभाविक भी थी, इतना बड़ा जब बड़े पैमाने पे हमने गेहूं खरीद की है तो उसके संबंध में कोई प्रश्न आ रहा है तो उन प्रश्नों का भी समाधान करेंगे, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखते हैं हम कोशिश करके, अगर रवि सक्सेना जी तक हमारी आवाज पहुंच जाए तो कांग्रेस का एक पक्ष जरूरी भी है। लगातार 2 सवाल बीजेपी से हम ले लिए। अमूमन इस कार्यक्रम का ये चलन नहीं है कि हम एक बीजेपी एक कांग्रेस करते हैं। तो रवि जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे उसी सवाल के साथ में शुरुआत करूंगा कि
ये जो दो विधायक हैं इनकी नाराजगी को कैसे देख रहे हैं आप, रवि सक्सेना जी? संभवतः अभी भी कुछ दिक्कत है, वो कनेक्ट नहीं हो पाए। तीसरे मेहमान भी कनेक्ट नहीं हो पाए हमारे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। और ये स्टूडियो की डिबेट जब से बंद हुई है तब से ये तकनीकें, ये मुश्किलें हैं जो ये बड़ी आम होती जा रही हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे डॉक्टर मोहन यादव का ही। मोहन जी, एक जो बात कही जा रही है वो ये एक डाउट है लोगों के मन में, और ये केवल विपक्ष के मन में नहीं है, बहुत सारे उस इलाके के जो आपके ही लीडर हैं उनके मन में है कि जो जमे जमाए लोग हैं, उन 24 सीटों की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, कि जो वहां जमे जमाए लोग हैं आपकी पार्टी के, वो कैसे मेहमान के लिए सीट छोड़ के और फिर खुद खड़े हो जाएंगे, या उनके मन में कुछ ऐसी बेचैनी नहीं होगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने जो बात कही है वो व्यावहारिक रूप से तो बिल्कुल सही है कि जहां से जो व्यक्ति तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी कांग्रेस से फाइट होती है, कांग्रेस और अपने से जब भी जिसकी भाग्य प्रबल होता पार्टी का साथ मिलता है तो कई बार जीतते कई बार हार भी जाते हैं। लेकिन जब ये बहुत बड़ा और देश का विषय आता है, प्रदेश का विषय आता है, विचारधारा की भी बात आती है, तो भाजपा के लोग अलग टाइप के भी बने होते हैं। और हमारे लिए तो ये आपने दिल्ली में देखा होगा, यहाँ देखा होगा कि हमारे यहाँ से एक परंपरा बनी हुई है, चाहे अटल जी के टाइम की हो, अडवाणी जी के टाइम हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम हो, शिवराज जी भाजपा के समय हो, ये पार्टी जो आदेश देती है हमारे में से प्रत्येक कार्यकर्ता हर बार में वो अपनी उस भावना को सामने रख के सामने आकर के अपनी भूमिका निभाते। जैसे मैं मेरा स्वयं का उदाहरण देता हूँ, मैं 2003 में चुनाव लड़ सकता था, लेकिन 2003 में मुझे लगा पार्टी का बी फार्म आ गया, पार्लियामेंट की वोट ने तय कर दिया, लेकिन लोकल हमारे अपने समय के अधिकारी जी माननीय माकन ने किया कि आपको बढ़ने से आपके बजाय ये शांतिलाल डबल को मौका दे दे, तो हमने सहर्ष हम कर दिया। ये बात उस समय मान सकती कि मैं 35 साल का था, मैं तब से 4 बार का विधायक हो जाता, लेकिन हमारी अपने जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारी विचारधारा है, हम उसको आत्मसात कर चुके हैं। तो जो पार्टी लाइन बनाती है हम उसी का पालन करते हैं, कि हम उसी मट्टी के बने में जो पार्टी ने हमको गढ़ा है। ठीक है, एक बार अगर शिवराज पटेल साहब जुड़ गए हों, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन तक चल सकते हैं। पटेल साहब सुन पा रहे हैं आप अगर मुझे, तो मेरा सवाल यही है कि जो दो विधायकों की, भाजपा के विधायकों की नाराजगी सरकार और मंत्री को लेकर जो सामने आई है, उस पर आपकी पहली टिप्पणी, और क्या आपको लगता है कि ये वजह क्या है? ये बेचैनी है या वाकई वो एक तथ्य उजागर कर रहे हैं? प्रवीण जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नथिंग लेस देन द चीफ मिनिस्टर इस कथ के एक व्यक्ति ने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमने सिंधिया का मंगलसूत्र पहन रखा है, और जो हमारे लोग हैं 22 क्षेत्रों में, वो निश्चित तौर पर उनको डिस्प्लेस होने का खतरा है और वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। एक बड़े व्यक्ति ने मुझसे कह नहीं सकते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को जो डिस्प्लेस होने वाले हैं, जिनके कदों पर खतरा होने वाला है, उनको हम आश्वस्त करें। दो बातें उन्होंने बड़ी साफ कही कि एक तो हमने सिंधिया को अपना लिया है और सिंधिया की रक्षा करना हमारा दायित्व है, उनका कहना था। दूसरा, जिन क्षेत्रों में 22 लोग आए हैं उनको डिस्प्लेस होने का खतरा है और वो किस तरह बिहेव करते हैं, इसलिए संगठन को उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, एक बार रवि सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं, अगर आप जुड़ गए हों तो उनके साथ थोड़ा अभी शुरू में तकनीकी दिक्कत आ रही थी। रवि जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं वही सवाल लेके फिर आपके पास आऊंगा, और कि ये दोनों भाजपा विधायकों की नाराजगी को कैसे देखते हैं आप, रवि सक्सेना? शायद नहीं पहुंच रही है उन तक आवाज़ मेरी, और ये बड़ी दुविधा की सी ऐसे में स्थिति हो जाती है।
कुछ दिक्कत है तकनीकी और ये बहुत पटेल साहब का रुख करते हैं एक बार और। ये इसमें जो विमर्श में तब्दील हो गई आज की ये डिबेट, ये होती, हालांकि अगर कांग्रेस की इसमें सहभागिता होती तो संभव है कि कुछ तथ्य निकल के आते, लेकिन अब ये विमर्श और विचार विनिमय में तब्दील हो गई है तो मजबूरी है हमारी कि अगर तकनीकी तौर पर गेस्ट नहीं जुड़ पाएंगे तो इसी तरह से व्याख्यान जो है वो चलते रहेंगे। पटेल साहब का एक बार रुख करते हैं। पटेल साहब, एक जो मूल बात है वो ये है कि जिन्होंने कहा उनको इस बात का इत्मीनान है कि यदि वो जीतेंगे, अब खासकर रघुवंश सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि जीतोगे आप तो शिवराज जी और मोदी जी के नाम पर, सिंधिया जी के नाम पर जीत जाओगे, लेकिन यहां के लोगों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की तलखी जो है, मोहन जी से भी बात हो रही थी आपके कनेक्ट होने के पहले, वो कह रहे थे आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, क्या ये वाकई बात का बतंगड़ है या फिर वहीं से बॉल जो है वो मीडिया में जानबूझकर उछाली जा रही है? पटेल साहब, ये बिल्कुल बात का पतंगड़ नहीं है और आप मोहन यादव जी से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो स्वीकार करें, लेकिन वास्तव में दिल पे हाथ रख के अगर कभी वो बाप से बात करेंगे तो कह देंगे कि बात सही है। वोट आपको नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेंगे, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर मिलेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मिलेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मिलेंगे और ये जीत भी जाएंगे लोग जो जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में आपको लोकल इशूज को एड्रेस करना पड़ेगा, लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। आप याद करिएगा कि जब बड़े चुनाव होते हैं, चाहे 1984 का हो चाहे 1975 का हो, सारी आंधियों के बावजूद भी बहुत से लोग नहीं जीत पाते हैं। तो आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, अपने वर्कर्स की चिंता को एड्रेस करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बड़े से बड़े राजनेता चुनाव हार गए क्योंकि उनके पास वर्कर नहीं थे, उनको लोग एड्रेस नहीं कर पाए थे। इसलिए हुजूर, चाहे वो प्रधानमंत्री की आंधी हो, चाहे शिवराज जी की आंधी हो, चाहे सिंधिया जी का गैलेक्सी हो, अगर आप काम नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात का सबको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपका वर्कर बहुत परेशान है। वो ये इस बात को नहीं समझ रहा कि कौन है क्या है, लेकिन उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए, आम लोगों को भी समाधान चाहिए। इस बात पे सबको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मोहन जी का करते हैं। मोहन जी, पटेल साहब ने जो बात कही आपने सुनी होगी, उसी के आलोक में एक चीज और मैं पूछ लेता हूं कि मुश्किलें अगर लोगों की अभी के वक्त से हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये पैदा कमलनाथ जी की सरकार के वक्त हुई या आपकी सरकार के वक्त हुई। कोरोना वाला मसला चल ही रहा है, लॉकडाउन से कुछ लोग बेरोजगार हुए भी, अब किसी तरह संभल रहे हैं हालात, लेकिन हालात कोरोना के नहीं संभल रहे, उनका बिजनेस थोड़ा बहुत पटरी पर आना शुरू हुआ। तो ये सब नाराजगी आपको लगता है कि 24 सीटों पर असर दिखा जाएगी, क्योंकि पहला रिएक्शन, पहला गुस्सा मौजूदा सरकार के प्रति हो जाता है लोगों के मन में? प्रवीण जी, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे माननीय विधायक चाहे रघुवंश सिंह जी हो या हमारे अपने वरिष्ठ नेता जसपाल जी हो, ये जो बातें कह रहे हैं ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ना इसमें कांग्रेस बीजेपी है। व्यवस्था के प्रश्न अगर उठाती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको खबर कर लेता है, तो अब उसको इस रूप में देखना कि वो सरकार के खिलाफ हो गए, उपचुनाव पे असर पड़ जाएगा, बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, बवाल हो गया है, मैं तो नहीं मानता इसको। मैं इसको मानता हूं कि कोई अपने अधिकारी लेवल पर कोई बातों की कमी होगी, कोई विषय आता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्से में तो मान लो कोई बात निकल गई तो उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। जहां तक मैंने आपसे कहा कि ऐसे कठिन कामों की जितने बड़े पैमाने में उपार्जन हुआ गेहूं का, ये गेहूं की खरीदनी है, ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध ही था, और ऐसे में इतना बड़ा अगर टारगेट हासिल किया है। मैं केवल गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हो सकता है मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंची नहीं होगी, आज थोड़ा सा दिक्कत है तकनीकी। मैं केवल गेहूं वाले मसले पे, इसे तो एक आप ये मानिए केस स्टडी है ये दोनों। मैं कह रहा हूं कि इस समय जो हालात है, व्यक्ति परेशान है, अपने बिजनेस से परेशान है, अपने कारोबार से परेशान है, और उस सब को लेके ऐसे तो नहीं कि मौजूदा सरकार के लिए गुस्सा बाई इलेक्शन में निकले, ये पूछ रहा हूं मैं। देखो, मेरा इसमें प्रवीण जी बहुत सीधा कहना है कि बाई इलेक्शन में सबको मालूम है कि कोरोना की बीमारी हमारी कहीं से आई नहीं है, ये परमात्मा ने कोई ऐसा किसी के बनाए हुए नहीं, अपने आप एक बड़ा संकट आया। ऐसे संकट में सरकार से जो बन सकता वो सब किया है, और सरकार के करने के साथ करने कराने की नीयत भी दिखी है, तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से बीजेपी को तो मुझे लगता है कि नुकसान नहीं दिखता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो इसमें लापरवाही बरती थी, हमको सबको मालूम है। उसके बावजूद भी आज हम अपने लिए जिस ढंग से आज तक की चुनौती निपटते आए, भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी, उसमें
सक्षम है वो भाजपा अपने इन सारे तरीकों के बजाय अपने सिद्धांत, अपने नेटवर्क, अपने संगठन पे भरोसा करते हैं। ठीक है, एक बार प्रयास करते हैं रवि जी, अगर हम आज दिख नहीं जाए, ऑडियो ही में आ जाए उनका, हम तक तो थोड़ा डिबेट के शक्ल में आ जाएगी विमर्श के बजाय। रवि सक्सेना जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूं अपना सवाल कि ये जो नाराजगी है इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है, या मोहन जी कह रहे हैं नाराजगी नहीं, ये तो लोकतंत्र की तरह, लोकतंत्र उनकी पार्टी में बोल दिया उन्होंने। इसे पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से प्रवीण जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप समझिए कि जो बीजेपी के लोग सालों से अपना काम कर रहे हैं, सालों से बीजेपी के लिए दरी उठाने से लेके काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके इस पार्टी को शून्य से लेके आज शिखर तक पहुंचाया है। आज कुछ गद्दार लोगों को आप अगर प्रश्रय दे देंगे, उन लोगों को आप आगे ले आएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में असंतोष तो फैलेगा, और जब ये असंतोष फैलेगा तो निश्चित रूप से जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से ग्वालियर से लेके और डबरा तक की चीजें हुई हैं, तो उसमें जिस तरह की चीजें हुई है, उन चीजों से साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत असंतोष है। जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है, जनता के मत के साथ गद्दारी की गई है, और निश्चित रूप से जब ऐसा होता है तो लोगों में और जनता में असंतोष तो है ही। और ये शिवराज जी की जो सरकार है हर जगह फेल हुई है। आप देख लें, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को स्थापित करने की बात हो, उनको रोजगार देने की बात हो, उनको काम धंधा देने की बात हो। आज तो केवल और केवल शराब की बात हो रही है कि कैसे शराब की बिक्री की जाए। एक बार रोकता हूं मैं आपको, एक बार शिवनाथ पटरिया साहब की बात जब ये अधूरी रह गई थी, ठीक है, उनको भी जोड़ लेता हूं, शिवनाथ पटरिया साहब को। पटरिया साहब, ये इलेक्शन को लेकर जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, आप तो बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कांग्रेस ने तय किया मैन टू मैन मार्किंग। अगर आप देख रहे हो, कल उन्होंने ग्वालियर और उस इलाके की मीटिंग की, जो कमलनाथ हैं पीसीसी चीफ, एक्स सीएम, और आज गुना जिले की बमोरी, और वहां पर उन्होंने उस सीटों को लेकर विमर्श किया। तो ये मैन टू मैन मार्किंग में फोकस इसी बात पर रखेगी क्या कांग्रेस? आपको लगता है कि ये लोग गलत तरीके से चले गए, इस वजह से गवर्नमेंट गिर गई? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कमलनाथ ने एक वेल डिजाइन स्ट्रेटजी के तहत ये सारा दौरा प्रारंभ किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस दौरे में उनके साथ फूल सिंह बरैया भी हैं। फूल सिंह बरैया वो जनजातीय तो नहीं कह सकता हूँ, अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं, बसपा में कभी बहुत बड़े पद पर रहे हैं, उनको अभी सेकंड प्रायोरिटी में राज्यसभा में रखा गया है। तो उनको साथ लेके जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, उनको बताने की कोशिश हो रही है कि बरैया भी हमारे साथ में है। कमलनाथ जब खुद जाएंगे, कमलनाथ जी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही था कि उनका जो ग्राउंड लेवल पर कॉन्टैक्ट नहीं था, वो मध्यस्थों के जरिए राजनीति करते थे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश है। और युद्ध की सबसे अच्छी शैली होती है कि मैन टू मैन आप मार्किंग करिए, विषय वस्तु चुनिए और उस पर एक साथ काम करिए। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे लिया है, लेकिन उनका मुकाबला संघ और संगठन से है, जो जिसकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है। एक बार मोहन जी का रुख कर लेते हैं। मोहन जी, बीजेपी के कुछ नेता अक्सर ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि वो तो बहुत तेजी से चुनाव के मोड में रहती है, पूरे समय पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, बहुत रफ्तार में रहती है। तो कांग्रेस के नेताओं कहना कि इस बार खरगोश कछुआ जैसी कहानी हो जाएगी कि दौड़ोगे पहले आप लेकिन जीतेगा कछुआ, ये क्लेम करती है कांग्रेस। बोल रहा भैया जी, मैं लाइव आज वहाँ भी कुछ लगातार दिक्कत है। एक बार हम रवि सक्सेना जी यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो रवि सक्सेना जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, एक जो मूल बात है वो यही है केवल इस पूरे मसले को लेकर
कि बीजेपी बहुत रफ्तार में दिख रही है लगातार। उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया, कल मुख्यमंत्री जी पहुंच गए थे, उनकी कमेटियां बन गई, सब सारा उद्घाटन हो गया। आपकी स्पीड कब आएगी इन बाई इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की? देखिए, उनके तो तंबू और बम्बू जो है उखड़ रहे हैं और जहां जा रहे हैं विरोध के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने हिसाब से काम करती है। मैं आपको अपनी जो रणनीति है उसका चैनल पे खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। भाजपा की जो रणनीति है आपने देख लिया है, उनकी कोई रणनीति नहीं है, वो केवल गद्दारों के भरोसे काम करने में लगी हुई है। उसके पास अपना कार्यकर्ता तो अब है ही नहीं, और अपना कार्यकर्ता उनका ढूंढ कर घर बैठा हुआ है। अब तो ये हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों को लाओ, हमको मिलाओ, ऐसा कोई शोबाजी करो, बीजेपी के कुछ लोग हैं उनको कांग्रेसी बना के बीजेपी में शामिल कराओ, पब्लिसिटी कराओ कि लोग कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, जबकि ये हाल है। ठीक है, माफ कीजिए, बात इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते समय दर्शकों से इस बात का अफसोस और खेद जरूर जता के जाऊंगा कि उस तरह से आज की डिबेट नहीं हुई जिस तरह हमेशा होती है। कुछ तकनीकी दिक्कतें लगातार आती रही। हम कोशिश करेंगे कि कल इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। कल किसी खास पैनल के साथ खास मुद्दे को लेकर बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।